Hello students. Today we'll start with our next chapter, that is how do organisms reproduce. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस एंड आई प्रॉमिस दैट वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 1 या लाइफ प्रोसेस। पर वो अभी सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करना, आई थॉट इट वुड बिकम मोर बोरिंग फॉर यू पीपल, कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा अनटिल अनलेस कुछ बीच में नया मिलता रहे आपको लर्न करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि नया चैप्टर में स्टार्ट कर लेती हूँ, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मैं लेसन 1 का असाइनमेंट मैं ज़रूर दे दूँगी आपको, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे जब ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है या सिर्फ चैप्टर तो तब कर लेंगे। तो अब हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, आप क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं अपनी फेयर कॉपी में बना लो बच्चे। आप मतलब आप रफ में उतारोगे फिर फेयर में करोगे, आपके लिए हेडेक पड़ेगी। अब पता है, कहने को ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन आप लोगों का पूरा दिन सिर्फ लिखने में जाता होगा, क्योंकि सिर्फ एक क्लास नहीं हो रही है, आपकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। एंड आई एम सीइंग माई किड एज वेल, मैंने अपने घर में देख रही हूँ, रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहो और साथ के साथ काम करो, पेंडिंग मत रखो उसको, क्योंकि जब वो इकट्ठा हो जाएगा टीचर को ये लगेगा कि मैं तो ये करा चुकी हूँ, मैं इसको दोबारा क्यों लिखवाऊँ। कुछ बच्चे ऐसे जो साथ साथ कर रहे हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसे बचेंगे जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो जिन्होंने नहीं लिखा है, नहीं नोट डाउन किया है, तो उनके लिए दोबारा क्लास में थोड़ी डिक्टेट होगा, फिर आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा कि आपको दूसरों से कॉपी ले लेके लिखना पड़ेगा। तो बेटा साथ साथ इसको लिख लिया करो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम क्या, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम वी विल डील विद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब पहले बात तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने करना है। तो जो आपकी एनसीईआरटी का जो ये है चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ये है अप टू पेज नंबर 128। ये 2 पेजेस आज मैं कवर कर रही हूँ। इसको जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि एनसीईआरटी को मजाक में नहीं लेना है, ईच एंड एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले सिर्फ आज मैंने इंट्रोडक्टरी इसका पार्ट डिस्कस करना है, और जब ये वीडियो हो जाएगा तो आप साथ साथ इसके ये 2 जो पेजेस है, ओनली 2 पेजेस इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको रीड करोगे, ठीक है। तो अच्छा, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल दैट इज इम्पॉर्टेंट इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी ये ज़रूरी बताना कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा कोई दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आपने लास्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा कि जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है और आपने रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये आपने पढ़े थे ना उस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में। दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस हैं दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी उसके ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो टॉक्सिक उसके अंदर इतना जमा हो जाएगा तो मर जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, सर्कुलेशन नहीं होगा तो वैसे ही मर जाना है, क्योंकि हार्ट बीट ही नहीं होगा तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म डेड है। तो ये जो प्रोसेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए ज़रूरी हैं, उसको लिविंग कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जब हम लिविंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो अब ये बताओ कि क्या रिप्रोडक्शन जो है उसे लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मर जाएंगे।
ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से प्लांट्स आपने देखे होंगे जो आपको लगता है सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएंगे। आप प्लांट्स छोड़िए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को छोड़िए, आपने ये देखा है, ह्यूमन पॉपुलेशन की ही बात करें तो आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से कपल्स ऐसे होंगे या ऐसे बहुत से इंसान होंगे हु डोंट हैव किड्स, तो दैट डजंट मीन दैट दे आर डेड। तो हाँ, ये ज़रूर है कि रिप्रोडक्शन जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो रिप्रोड्यूस करता है। अब इस रिप्रोडक्शन में काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है, बॉडी को काफ़ी सारा केमिकल रिएक्शंस उसमें होते हैं, उस दौरान नए सेल्स बनाने पड़ते हैं। तो ये जो है पूरा जो प्रोसेस है ये किस लिए ज़रूरी है? वाई इज़ रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इस अर्थ पे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन। अब अच्छा, अब आपने ये देखा होगा, हमने अभी अभी जस्ट हमने क्या कहा कि जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू देमसेल्व्स या आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स। अब ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट से उसको आइडेंटिकल बनाती है? ऐसा क्या है जिससे कि वो रिसेंबल करता है? अभी अगर आपने देखा होगा प्लांट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई सीड डालते हो, कोई फ्रूट आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी जामुन का कोई फ्रूट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप वो सीड डालते हो तो प्लांट एग्जैक्टली आइडेंटिकल उस प्लांट के होगा, वो सीड अगर आपने उसी प्लांट से लिया है। और मोर ओवर द क्वालिटी, द टेक्सचर ऑफ द फ्रूट ऑल्सो विल रिसेंबल दैट पेरेंट प्लांट, उससे रिसेंबल करेगा। अब अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में आपने ये सुना होगा कि आपके जो, जैसे कई बार आपने ये देखा कि अरे तुम तो बिल्कुल अपने फादर जैसे दिखते हो, या somebody विल से यू दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर मदर। और जब आप दो भाई बहनों को देखते हो, अच्छा ये ना एकदम से आप पूछते हो उनको, दो पर्सन को देखते हो जो रिसेंबल करते हैं उनके फीचर्स, तो आप पूछोगे अच्छा तुम भाई बहन हो? वाई? बिकॉज यू फाइंडिंग सम सिमिलैरिटी इन देयर फीचर्स। उनके जो बॉडी डिज़ाइन है उसमें कोई सिमिलैरिटी तो आपको नज़र आ रही है। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये आ कैसे रही है? देखो, 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था द सेल, उसमें आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि सेल जो है उसमें एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज डीएनए, जो क्या करता है, विच कैरीज द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी कि एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस इज हैविंग दैट डीएनए विच विल कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर में इंफॉर्मेशन को वो कैरी करता है। ठीक है, अब क्या है, देखो, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स द डीएनए विच इज अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स। अब होगा कैसे कि जो न्यूक्लियस ऑफ जो सेल है वो डीएनए तो उसमें है, अब आगे वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? उसके लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सेल हैज़ टू डिवाइड, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि एक सेल से, इस सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, और उस समय पे दूसरे सेल के न्यूक्लियस में भी इट विल बी कैरिंग द रेप्लिका ऑफ दैट डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल है उसके जो रेप्लिका होगा डीएनए का, जो वो उस दूसरे सेल में भी होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब ये
सेल डिवीजन क्या होता है, ये कैसे होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही इसको आपको लिखने की ज़रूरत है, लेकिन इस चैप्टर के और फर्दर जो एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इस रिप्रोडक्शन के बाद जो एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और इस वाले चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल डिवीजन जब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपने समझना है कि ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोटिक डिवीजन, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है? अब क्या है कि जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एस्टोमैटिक सेल्स, और एक होते हैं जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो पूरे बॉडी में प्रेजेंट हैं। जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो गोनैड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये गोनैड्स क्या होते हैं, जो इन जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम गोनैड्स कहते हैं। जैसे ओवरी होती है, ओवरीज होते हैं ना, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन पेयर, ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, तो ये कहलाते हैं गोनैड्स। तो ये जो मियोटिक डिवीजन है ये सिर्फ इनमें होता है, जर्म सेल्स में, और जो माइटोटिक डिवीजन है वो स्टोमैटिक सेल्स में होता है। यानी कि अब ये देखो मैं बता क्यों रही हूँ, क्योंकि हर जो सेल होता है, जितने भी सेल्स हैं, सब के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स्ड होता है हर स्पीसीज़ में। जैसे अगर ह्यूमन बीन्स की बात करें तो ह्यूमन बीन्स में देर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब चाहे किसी भी ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए, आप इंडिया से ले लो, अमेरिका से ले लो, अफ्रीका से ले लो या चाइना से, सब ह्यूमन बीइंग्स में, बिकॉज दे ऑल आर बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज कॉल्ड एज होमो सेपियंस, they all have the same number of chromosomes, that is 23 pairs, that is 46 chromosomes. अब बात करते हैं इसकी माइटोटिक डिवीजन की। अब माइटोटिक, जैसे आपको चोट लग गई है, सपोज आपको चोट लगी है, आपने देखा है कि क्या होता है कि चोट लग गई है, वो पार्ट रिपेयर होता है, हीलिंग होती है, वहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं। तो अब ऑलरेडी आपके पास 23 पेयर प्रेजेंट हैं सेल्स के, और ये 23 प्रेजेंट पेयर है, इसके क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर। अब जो नए सेल बनेंगे उनमें चेंज तो नहीं होना चाहिए, उनमें वही 23 पेयर्स होने चाहिए। यानी कि वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट विल बी सेम इन द डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइड कर जाएंगे सेल उनमें वो क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। लेकिन मियोटिक डिवीजन में क्या होता है या मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। वाई? बिकॉज देखो आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो व्हाट हैपेंस, इट रिसीव्स 2 सेल्स फ्रॉम फादर एंड मदर, है ना। फादर से स्पर्म आता है, मदर से एग होता है। तो स्पर्म कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एग ऑल्सो कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जहाँ 46 होने चाहिए थे, अब स्पर्म में प्रेजेंट है 23 और एग में प्रेजेंट है 23। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म में भी 46 होते और एग में भी 46 होते तो क्या होता, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसमें तो नंबर वो डबल, एंड उसके नेक्स्ट जनरेशन में फिर डबल नंबर,
फिर डबल नंबर, तो क्या होगा, पूरी जो दुनिया है सिर्फ डीएनए से भर जाती, इतना डीएनए हो जाता। तो टू मेंटेन दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें जो जर्म सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आधा होने की वजह से क्या होगा, तो अब जब इनका फ्यूजन होगा तो दैट नंबर विल बी मेंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। और ये सभी के लिए है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड है। तो अब ये समझ में आया आपको माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस, मियोटिक डिवीजन या माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि एक टर्म है वेरिएशन, वो आपने समझना है। अब आपको इतना समझ में आया कि सेल जब डिवाइड कर रहा है तो यानी कि उसके क्रोमोसोम नंबर कॉपी हो रहे हैं, क्रोमोसोम कॉपी हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है कि क्रोमोसोम नंबर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देर इज़ कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है 100% एक्यूरेट नहीं होती है। यानी जो कॉपी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ एरर तो हो सकते हैं, है ना। तो ये जो डीएनए कॉपी करने में कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ एरर हो जाए, तो दैट विल बिकम द कॉज फॉर वेरिएशन। इससे ये किसका कारण बनेगा, वेरिएशन का। वेरिएशन क्या है, यानी जो डीएनए कॉपिंग के दौरान जो एरर अगर हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाएं सेल के अंदर और सेल जो है थोड़ा सा डिफर होने लग जाए अपने पेरेंट सेल से, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन है ये यूज़फुल भी हो सकते हैं अगर ये बहुत छोटे होते हैं, और अगर ये बहुत ड्रास्टिक हुए यानी कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई कॉपी करने में, डीएनए को कॉपी करने में, तो क्या होगा, वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है, एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का, कि वो बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है एक वाटर स्ट्रीम में सर्वाइव करता है, रहता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो स्टेबल नहीं है। यानी जैसे जैसे अभी आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जैसे जैसे जितना डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमारे चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हो रहे हैं। तो सपोज ड्यू टू वो जो बैक्टीरियाज हैं, वो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज जो हैं वो किसके लिए अडेप्टेड थे, फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर उस समय पे एग्जिस्ट कर रहा था उस समय पे वो फल फूल रहे थे, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे थे, उनका जो उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब थोड़ा से समय के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस जगह का। अब क्या हुआ उस समय पे, क्योंकि जब आपको ये तो समझ में आया कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डीएनए कॉपी होता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में वो कॉपी पहुंचती है डीएनए की। अब सपोज कि किसी बैक्टीरियल सेल में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा कुछ उसका जो कॉपिंग के दौरान एरर हो गया, एरर यानी कि कुछ गलत थोड़ा सा कॉपी हो गया। अब हुआ ये कि वो जो एरर था वो ऐसा एरर था कि उस बैक्टीरिया को उसने हीट रेसिस्टेंट बना दिया, यानी उसको ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की उसके अंदर पोटेंशियल आ गई उस बैक्टीरिया के अंदर। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, सारे जो बैक्टीरिया हैं उस पॉपुलेशन में जो थे, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे जिनके अंदर वेरिएशन आया था, जिनके अंदर डीएनए कॉपिंग के दौरान वेरिएशन आया था, उससे क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया हीट रेसिस्टेंट हो गए और वो उस हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर गए।
वो जितना जो टेम्परेचर उनके लिए इंक्रीज हुआ था उसमें वो सर्वाइव कर गए। तो इसीलिए वेरिएशन किसके लिए हेल्पफुल है कि किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, कोई भी जो स्पीसीज है, अगर सपोज कि वेरिएशन नहीं आया होता, अगर वेरिएशन नहीं आया होता तो क्या होता, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर पूरा का पूरा बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वाइप आउट हो जाता, पूरा का पूरा बैक्टीरियल पॉपुलेशन मर जाता। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिनके अंदर डीएनए कॉपिंग के दौरान कुछ वेरिएशंस आ गए थे, और वो वेरिएशन ऐसे थे कि उन्होंने बैक्टीरिया को हीट रेसिस्टेंट बना दिया। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो बेनिफिट किसको मिला, जो हीट रेसिस्टेंट पॉपुलेशन था। बाकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाता है, मर जाता है, लेकिन बचा क्या, जो हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। अब क्या होगा, फर्दर जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो वी विल बी हैविंग a population of heat resistant bacteria. So that means our last point is variation are useful for survival of a species over time as well as basis for evolution. The important point, जो वेरिएशन आते हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए। किसी भी स्पीसीज़ इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वेरिएशन। अगर एक बैक्टीरिया के अंदर हीट रेसिस्टेंट हो गया था तो वो उसके लिए कोई खास बेनिफिशियल रहा नहीं, वो भी सभी भीड़ के साथ रह रहा था। लेकिन उसको जब उसने अपने जैसे ही, और वो जो वेरिएशन है उसके पॉपुलेशन में पास ऑन हुई, उसने भी रिप्रोड्यूस किया, एक जैसे और भी बैक्टीरियाज बने इस क्वालिटी के साथ जो हीट रेसिस्टेंट थे, तो क्या हुआ, वो उस पूरी स्पीसीज को बचा गया जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यानी उस बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है वो बच गई जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दीज वेरिएशन फॉर्म बेसिस फॉर एवोल्यूशन। बेसिस फॉर एवोल्यूशन मतलब यानी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन हमारे पास कभी हीट रेसिस्टेंट वो था ही नहीं, लेकिन आफ्टर सम जनरेशन व्हाट वी सी इज एक हमारे पास ऐसा पॉपुलेशन है जो हीट रेसिस्टेंट है। तो यानी कि हमारे पास एक नया फीचर के साथ एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एवोल्यूशन। अच्छा बच्चे, आप ना इसको नोट कर लेना, ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसके जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं रिप्रोडक्शन के, आप इन्हें नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये जो 2 हैं मैंने लिखे हुए हैं आपके जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इसमें जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है उसी में इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये हमारे थ्योरी में भी इन्वॉल्व हैं। तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, कि डीएनए जो कॉपिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट for maintenance of body design feature that allows the organism to use that particular niche। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज़, कि डीएनए कॉपिंग ज़रूरी क्यों है, कि देखो डीएनए हमने अभी क्या कहा कि डीएनए क्या होता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिसेम्बलेंस है, जो हमारे फीचर्स मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर्स से या ब्रदर से, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है डीएनए। यानी जो उनका जो डीएनए था वो कॉपी हुआ था वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसी के कारण हमारा बॉडी डिज़ाइन मेंटेन है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मंकी का एग्जांपल लेते हैं, जो एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक मंकी जो रहता है उसका। अब आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनके एडेप्टेशंस होते हैं, कि वो जहाँ वो रहता है उसका जो फूड हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशन होती है। तो मंकी के अंदर क्या एडेप्टेशन है कि उसके जो 4 लिम्स होते हैं, जो हैंड्स कहते हैं हम, वो थोड़े लंबे होते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, ताकि वो स्विंग कर सके, झूल सके, ब्रांचेस टू ब्रांचेस मूव कर सके, उनकी होल्ड वो कर पाते हैं ब्रांचेस को। फिर उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो मैच करती हैं फूड हैबिट। जैसे सपोज एक फ्रूट ईटिंग एनिमल है, मंकी एक फ्रूट ईटिंग एनिमल है, तो वो वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं किसी फॉरेस्ट के, उनको वो यूज़ कर पाता है, और उसके अंदर वैसे उसका बॉडी डिज़ाइन उसको हेल्प करता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो जब डीएनए कॉपी अगर होगा, यानी उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उसके जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे,
वो कैसे होंगे, उनके जो बॉडी डिज़ाइन है इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट से बिल्कुल मैच करेगा, जिसकी वजह से वो जो ऑफस्प्रिंग है अपने उसी एनवायरनमेंट को वो यूज़ कर सके, उन्हीं चीज़ों को वो यूज़ कर सके, दैट ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर निश। अच्छा, जो निश वर्ड है ये आपके लिए न्यू है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। व्हाट डज निश मीन इज, निश का मतलब होता है कि व्हाट पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म होल्ड्स इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन होती है, उसके वहाँ पे होने या ना होने से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज निश, यानी कि वो जितने एक पर्टिकुलर अपना जितना रिसोर्सेज यूज़ कर, अपने एनवायरनमेंट जो यूज़ कर पाता है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज निश। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेरिएशन है वो एक स्पीसीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वही बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ो। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वाज सूटेड टू अ पर्टिकुलर निश एंड इफ द निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, यानी कि कोई भी जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए वो उसका सूट उसके लिए वो सूट करता है, उसी के लिए उसकी एडेप्टेशंस हैं। तो क्या अगर उसमें चेंजेस आ जाए, उसके जो एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाए, तो क्या होगा, वो उन चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर उसके कारण क्या होगा कि पूरी की जो पूरी पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, इट विल बी वाइप्ड आउट, इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। फिर आगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बट इफ सम वेरिएशंस वर प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर कुछ वेरिएशंस कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते तो दे वुड हैव सम चांस टू सर्वाइव, उनमें कुछ चांसेस हो सकते थे कि वो उनको सर्वाइव करने के लिए उनको कुछ स्पेस प्रोवाइड करते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की बैक्टीरियल पॉपुलेशन की, जिसमें से कुछ परसेंट जो है पॉपुलेशन का हीट रेसिस्टेंट हो गया, जो कि हाई टेम्परेचर चेंज इन द टेम्परेचर या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को वो बर्दाश्त कर पाया और उसने बैक्टीरियल स्पीसीज को मेंटेन कर लिया। सो दिस ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी थियोरी भी है, एक कंसेप्ट है अपने आप में, और ये क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।